नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कविता पैदल आदमी। किसकी कविता है? रघुवीर साहे जी की ये कविता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो नामक काव्य संग्रह में इस कविता को प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1968 में किया गया था। तो इस कविता का अगर रचना काल देखें या प्रकाशन वर्ष देखें तो वो 1968 ईस्वी माना जाता है। देखिए, इस कविता में जो मुख्य उद्देश्य है वो किसके जीवन को चित्रित करना है? वो है पैदल आदमी के जीवन को चित्रित करना। देखिए, इस विश्व में या संसार में एक तो वो आदमी है जो पैदल है यानी सामान्य जीवन जीता है, और एक वो व्यक्ति विशेष है जो सत्ता आसीन है, सत्ता पर विराजमान है। और यहाँ पर अगर संघर्ष किसी के जीवन में है तो वो पैदल आदमी के जीवन में है। यहाँ पैदल आदमी से मतलब है सामान्य व्यक्ति, और सामान्य व्यक्ति से तात्पर्य इन्होंने किससे माना है? सैनिक से माना है। यानी सैनिक को भी सामान्य, जो अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, वो भी एक सामान्य आदमी की तरह ही अपना जीवन जीता है, एक पैदल आदमी की तरह ही अपना जीवन जीता है। और इसी के जीवन से या संघर्ष से जुड़ी हुई ये कविता है। देश के हालातों को इस कविता के माध्यम से चित्रित किया गया है। जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, और जो गद्दी पर या राजनेता जो हैं देश के, उनके हाव भाव या विचार क्या रहते हैं, उस सभी को इस कविता में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो आदमी है ये किसका प्रतीक है? ये देश के सैनिक का प्रतीक है, आम आदमी, जो लड़ाई के लिए या लड़ाई के मैदान में अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है, उसे पैदल आदमी कहा है। तो आम आदमी या पैदल आदमी यहाँ कौन है? सैनिक है। दूसरा, इसमें जो सत्ताधीश हैं या शोषक वर्ग है उसका चित्रण इसमें किया गया है कि कैसे सामान्य सैनिक को सामान्य मानकर उसका शोषण किया जाता है। तो आइए विचार जानते हैं कविता के माध्यम से क्या कहते हैं। देखिए, रघुवीर साहे जी क्या कहते हैं कि जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, तब सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें। यहाँ पर कवि ने कौन सी सीमा की बात करी है? यहाँ पर कवि भारत और पाक की सीमा की बात करते हैं। भारत और कौन सा है? पाकिस्तान। पाक या पाकिस्तान की सीमा की बात यहाँ पर करते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ और युद्ध होने के पश्चात जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी ही थी। सीमा के इस पार भी बहुत सारी लाशें पड़ी थी और उस पार भी यानी पाकिस्तान की सीमा में भी बहुत सारी लाशें पड़ी थी। और ये लाशें कैसी थी? सिकुड़ी ठिठुरी नंगी अनजान लाशें। और ये वो लाशें थी जो सर्दी में ठिठुर कर सिकुड़ गई थी और नग्न थी। उनके शरीर पर इस समय वस्त्र नहीं थे, उनकी वर्दी नहीं थी। ये इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि इन लाशों को कोई, अनजानी लाशें यानी कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। एक प्रकार से देखें तो ये लाशें कैसी थी? लावारिस थी, क्योंकि किसी भी देश के अधिकारियों ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। देखिए, ये केवल कविता नहीं है, ये हमारे इन दोनों देशों की जो सीमा है उसकी ये सच्चाई है। और आज भी अखबारों में ऐसे समाचार हमें पढ़ने को मिल जाते हैं जब दोनों ही देश अपने ही सैनिकों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। जो देश की गद्दी पर आसीन नेता हैं वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए अपने ही सैनिकों की पहचान से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग इधर से जाते हैं, कुछ लोग उधर से, और जो मरे हुए इंसान है या जो वो आम आदमी है उनकी पहचान को लेकर दोनों में ही कुछ एकमत नहीं हो पाता, इसीलिए वो अनजानी लाशें हैं। वे उधर से इधर आ करके मरते थे। वे कौन? जो दूसरे देश के लोग थे, या इधर से उधर जा करके मरते थे। जो हमारे देश के सैनिक थे वो इधर से उधर यानी सीमा को पार करके पाकिस्तान की सीमा में अपने प्राण त्याग देते हैं। ये बहस कहाँ चलती है? राजधानी में। केवल जहाँ गद्दी विराजमान है, जहाँ शासन और सत्ता है, वहाँ पर हम ऐसी चर्चा करते हैं कि उधर के सैनिक भी तो इधर आए थे, इसीलिए हमारे सैनिक उस तरफ गए हैं। तो यहाँ राजनीति में जो राजधानी में बैठकर बहस करने वाले नेता हैं या जो शोषण करने वाले लोग हैं,
वो केवल इस पर चर्चा मात्र करते हैं कि लाशें किसकी हैं, उधर से इधर आए हैं या इधर से उधर गए हैं। हम क्या रुख लेंगे यह इस पर निर्भर था किसका मरने से पहले उनको डर था। यानी ये जानना ज़रूरी है कि मरने से पहले उनके मन में किस बात का डर था। हम क्या रुख लेंगे कि हम इस बात का निर्णय कैसे करेंगे, ये कौन कह रहा है? दोनों ओर की सरकारें कह रही है कि लाशों के संबंध में हम क्या रुख लेंगे, क्या दृष्टिकोण रखेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहले ये पता लगाएं कि जो मरे हैं, जो पैदल आदमी मरा है, उसको डर किस बात का था। भुखमरी के लिए अलग अलग अवसर था। भुखमरी का डर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही देश अपने अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे देश में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए भुखमरी को रोकने के लिए तो हमने अलग अलग अफसर तैनात कर रखे हैं, नियुक्त कर रखे हैं, इसीलिए ये लाशें हमारी नहीं हो सकती। इतने में दोनों प्रधानमंत्री बोले, दोनों देशों के प्रधानमंत्री, हम दोनों में इस बरस दोस्ती हो ले कि बहुत हो चुका, अब हमें दोनों को क्या कर लेनी चाहिए? दोस्ती कर लेनी चाहिए। यह कहकर दोनों ने दरवाजे खोले और ये बात कहकर दोनों ने दरवाजे खोल लिए। किसके दरवाजे? दोनों ने मित्रता स्थापित करने की बात रखी, मित्रता का प्रस्ताव रखा कि पहले हम दोस्ती कर लेते हैं, लाशों का निर्णय कब होगा? बाद में होगा। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर तरीके से या ये देखें कि ऐसा चित्रण जो वाकई में सच्चाई है, वास्तविकता है हमारे देश की, उसको चित्रित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। यहाँ पर किस प्रकार जो अफसर हैं या उनका किस प्रकार का आचरण है, उस बात को दिखाने का, उस घटनाक्रम को दिखाने का प्रयास यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने बखूबी किया है। परराष्ट्र मंत्रियों ने 2 नियम बताए, 2 पारपत्र उनको जो उड़कर आए, 2 पारपत्र उनको जो उड़कर जाए। उड़कर आना और उड़कर जाने का मतलब है हवाई यात्रा करना। परराष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्र के मंत्रियों ने 2 नियम बताए। तो यहाँ पर युद्ध के बाद दोनों देशों में संधि हुई, दोनों ने मित्रता का प्रस्ताव रखा और जो विदेश मंत्री थे, परराष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के जो मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? नियम बताए कि दूसरे देश के वे लोग ही परस्पर एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं जो हवाई जहाज़ों से यात्रा करेंगे, उड़कर आएंगे, उड़कर जाएंगे। उन्हीं को आने जाने का पत्र दो, पार पत्र दो, यानी उन्हीं को वो प्रवेश पा सके, ऐसे कागज़ तैयार करवा के दो ताकि जो पैदल लोग मारे गए हैं उनकी तफ्तीश की जा सके। पैदल को हम केवल तब इज्जत देंगे जब देकर के बंदूक उसे भेजेंगे। अभी इज्जत किसको दी जा रही है? जो उड़कर आने और उड़कर जाने वाले लोग हैं, यानी जो सत्ता में बैठे हैं। पैदल केवल वे लोग ही दूसरे देश में जा सकते हैं या उन्हें तभी वहाँ पर इज्जत मिलेगी जिनके हाथों में क्या होगी? बंदूक होगी, और वो दूसरे देश में आतंक फैलाने में सफल होंगे। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि हम किसको बंदूक के दम पर जो देश में घुस आते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उस आम आदमी की इज्जत करते हैं जो बंदूक के बल पर हमारे देश में घुस आता है। या घायल से घायल अदले बदलेंगे पर कोई भूखा पैदल मत आने दो, मिट्टी से मिट्टी को मत मिल जाने दो, वरना 2 सरकारों का जाने क्या हो। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि एक दूसरे देश के घायलों की क्या हो सकती है? अदला बदली हो सकती है कि हमारे देश के हमें दे दो, तुम्हारे देश के तुम ले लो। परंतु किसी भी भूखे और पैदल आदमी को किसी भी देश में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो पैदल आदमी है वो आदमी कैसा है? मिट्टी के समान है। मिट्टी से मिट्टी को मत मिल जाने दो, और मिट्टी के समान होता है, और मिट्टी की पहले ही किसी देश में कोई कमी नहीं। यानी सामान्य आदमी तो देश में बहुत भरे पड़े हैं, इसीलिए कोई और सामान्य आदमी का प्रवेश देश में नहीं होना चाहिए।
ऐसे लोगों को देश में आने की इजाज़त अगर दी जाएगी तो क्या होगी? सरकार की बदनामी होगी। मिट्टी को मिट्टी से मिलाने से भला क्या फ़ायदा? अगर ऐसा होता है कि मिट्टी अगर मिट्टी से मिल जाएगी, यानी सामान्य आदमी अगर दूसरे सामान्य आदमी से मिलेगा या आम आदमी दूसरे आदमी से मिलेगा, एक आम सैनिक दूसरे आम सैनिक से मिलेगा, तो इसका क्या लाभ है? यहाँ तो वरना दो सरकारों की जाने क्या हो, यानी उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? सरकार को इससे क्या लाभ? अगर दो सैनिक आपस में मिलते हैं या सामान्य आदमी जो पैदल है यानी जो अभावग्रस्त आदमी है वो अगर आपस में मिलते हैं तो इससे सरकार को क्या लाभ होगा? ये तो सामान्य लोग हैं, और सामान्य लोग किसके समान माने हैं? राजनेताओं ने मिट्टी के समान माने हैं। इसीलिए ऐसे नियम और कानून बनाए गए कि मिट्टी से मिट्टी को मत मिलने दो। सामान्य आदमी को सामान्य आदमी से मिलने का कोई लाभ नहीं है। ऐसी जनता तो देश में भरी पड़ी है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि दोनों देश मित्रता के नाम पर क्या करते हैं? केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करने का काम करते हैं। कोई भी देश अपनी बदनामी नहीं चाहता। यदि कोई भूखा, नंगा या पैदल आदमी एक देश से दूसरे देश में घुस जाता है तो इससे क्या होती है? दूसरे देश की बदनामी होती है। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए भावाभिव्यक्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रखा है। अलंकारों का बहुत सुंदर इन्होंने उपयोग किया है। भाषा सहज है, सरल है और भावों के अनुकूल है। तो उम्मीद करती हूँ कि रघुवीर सहाय जी की ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कविता में आपको मुख्य उद्देश्य जो इस कविता का है वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि जो शोषक वर्ग है वही देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य आदमी का उपयोग वो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। इसके साथ साथ जब अवसर आता है तो दोनों देश दोस्ती की बात करते हैं, युद्ध विराम की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बीच कौन पिसता है? सामान्य वो सैनिक जो सीमा पर है, जो संघर्ष कर रहा है। दूसरा ये बताना चाहते हैं कि पैदल आदमी सीमा लांघने का प्रयास करे तो भी उस पर कार्रवाई की जाती है। राजनेता ये कभी नहीं चाहते कि आम जनता एक दूसरे के प्रति कटुता पालकर अपनी वैमनस्य बनाए रखे। क्यों नहीं चाहते? ताकि आम जनता की आपसी कटुता में अगर वो व्यस्त रखकर उन्हें स्वार्थ भ्रष्ट और आत्म केंद्रित बनाए रखेगी तो इससे क्या होगा? राजनीति करने का मौका उनको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आम आदमी की या सैनिक को सामान्य मानते हुए उसकी प्रताड़ित जिंदगी को इस काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। और उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।